गुड इवनिंग एवरीवन। बताना भाई एक बार क्लास स्टार्ट हुई कि नहीं। सुबह कुमारी कह रहे वीडियो नहीं चल रहा है। वीडियो चल गया होगा, प्लीज लेट मी नो कि स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है। जसवंत सर्वेश सब बच्चे बताएंगे। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। तो एक बार फटाफट बताओ मुझे कि क्या ऑडियो वीडियो सही है। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए। हेलो सर जी कह रहे हैं सर्वेश, अक्षय, राहुल, रतुल, केरी, नमस्ते नमस्ते। यस सर, ओके ठीक है माहौल। अच्छा, जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको रिफ्रैक्शन अपवर्तन के बारे में कुछ बातें बताई थी। अपवर्तन के जो नियम थे वो भी आपको करा दिए थे हमने। और शायद मैंने कल लास्ट में जाते समय क्वेश्चन आपको कराया था कि वैक्यूम में निर्वात में सारे रंग सेम स्पीड से चलते हैं, लेकिन किसी माध्यम में, किसी मीडियम में लाल रंग सबसे तेज और बैंगनी सबसे धीरे चलता है। ये पढ़ाया था ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सब ठीक है, बहुत बढ़िया। नमस्ते भाई, नमस्ते नवीन, हेरा खातून, वैशाली, कशक, अजय, दीप्ति, हिमांशु, शिवानी, नेहा, सबको नमस्कार नमस्कार। ठीक है, देखो अब बेटा आज हम क्या करेंगे, जब ये दो क्लास से ये रिफ्रैक्शन का अपवर्तन का गाना गा रहे हैं। रिफ्रैक्शन होता है लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना। अब लाइट जो एक से दूसरे मीडियम में जाती है, इस वजह से हमारे आसपास कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं क्लास के अंदर। ठीक है, क्या देखो ये अभी आप एक काम करना, क्लास खत्म होने के बाद घर में ट्राई करना। ये मान लो कि बेटा हमारे पास मान लो कि एक बकेट है, एक बाल्टी है, ठीक है। तो जैसे क्लास खत्म होगी आपकी 10 बजे के आसपास, या मान लो कि 12 बजे के आसपास, जिस भी समय आपको टाइम मिले, आप अपने घर में बाथरूम में जाना। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद जो भी समय आपको सही लगे, या आप शाम को नहाते हैं तो शाम को चले गए 5 बजे, सुबह को लगता है तो सुबह चले गए 6 बजे। आप बाथरूम में गए और आप एक खाली बाल्टी लो और इसकी गहराई को महसूस करो। गहराई समझ रहे हो आप कि आपको करना क्या है, बाल्टी को देखना है और बाल्टी की जो तली है और इसका ऊपर वाला हिस्सा एक साथ देखो। बाल्टी की तली और ऊपर वाला हिस्सा एक साथ देखना, जैसे आपको बाल्टी की गहराई का एक आइडिया हो जाएगा, है ना भाई। आपको गहराई देखने के लिए तली देखनी पड़ती है ना। अब एक काम करना है कि इस बाल्टी के अंदर आप अब पानी भर लो। अब दोबारा से आपको ये बाल्टी देखनी है। अभी बाल्टी पूरी पानी से भरी हुई है। अब दोबारा झांक के देखना इसमें। यह बाल्टी जब पानी से भरी होगी तो खाली की अपेक्षा कम गहरी लगेगी। नहीं, जब बाल्टी खाली थी बिल्कुल, मान लो इतनी गहरी लग रही थी, जब बाल्टी पानी से भर लोगे ना, ये थोड़ी सी कम गहरी लगेगी। एक्चुअल में होगा क्या, इसकी तली आपको थोड़ी सी उठी हुई दिखेगी। अगर तली यहां की जगह यहां दिखे तो गहराई कम लगेगी। अब पानी से भरी बाल्टी जो कम गहरी दिखती है, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब आप कहोगे सर बाल्टी जो है वो पानी से अगर भर देंगे तो कम गहरी दिखने लगेगी, रिफ्रैक्शन अपवर्तन कैसे आंसर हो सकता है इसका। रिफ्रैक्शन तो होता है लाइट का मीडियम चेंज करना। अगर लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए तो उसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो मीडियम चेंज करने से बाल्टी कम गहरी कैसे दिखेगी, अब यहां पे देखना। देखो इसे मान लो कि आप यहां से देख रहे हैं, बट आपको पानी की बाल्टी की तली देखनी है गहराई समझने के लिए। तो आपको मैंने क्लास में बताया था कि कोई भी चीज हमें कब दिखती है, अगर किसी चीज पर टकराने वाली लाइट अगर हमारी आंख तक पहुंच जाए तो हमें वो चीज दिखने लगती है। तो मुझे पानी की बाल्टी की तली देखनी है, तो तली कब दिखेगी, जब तली से चलने वाला प्रकाश मेरी आंख तक पहुंच जाए। अब देखो इस तली पे जो भी लाइट टकराई थी, बल्ब का, सूर्य का प्रकाश, ये चल रहा है 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 चल रहा है। अब बेटा जैसे लाइट अंदर पानी में चल रही थी तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे पानी बाहर निकलना शुरू करेगा, जैसे लाइट बाहर निकलेगी पानी से बाहर हवा में, अब मीडियम चेंज हो गया। अब देखो समस्या क्या आएगी कि जो प्रकाश तली पर टकराने के बाद, सूर्य का बल्ब का प्रकाश तली पर टकराने के बाद चल रहा था, ये चल रहा है पानी में, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन जैसे लाइट बाहर निकलेगी तो मीडियम चेंज करेगी, यानी कि लाइट जाएगी पानी से बाहर हवा में, यानी कि लाइट जाएगी सघन माध्यम से विरल में, डेंसर से रेरर,
और मैंने आपको क्लास में बताया था कि लाइट जब जाती है सघन से विरल, रेयर से डेंसर, तो लाइट नॉर्मल से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब बेटा लाइट दूर हट गई है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब ये लाइट चल रही है चल रही चल रही चल रही चल रही, जैसे लाइट बाहर निकलेगी पानी से बाहर तो लाइट दूर हट जाएगी। तो जो लाइट दूर हट गई है तो कभी मिल ही नहीं पाएंगी। तो ये काम करते हैं, जो रेस दूर हटती हैं आप इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ, तो जिस पॉइंट पर आपको किरणें मिलती हुई दिखे एक्चुअल में आपको उस पॉइंट पर ही इमेज दिखेगी। यानी जो बाल्टी की तली का ये वाला पॉइंट है, इसका प्रतिबिंब आपको यहां पे दिखेगा। आपको ये लगेगा कि लाइट जो है यहां से नहीं आ रही, इस वाले पॉइंट से आ रही है। अब ऐसे ये वाला जो पॉइंट है इसकी इमेज यहां बनेगी, इस वाले पॉइंट की इमेज यहां बनेगी, इस वाले की इसके बगल में यहां बनेगी। यानी कि जो तली यहां पर थी वो आपको यहां दिखाई देगी। अब कुछ सोचो, बाल्टी थी तो इतनी गहरी और दिखाई दे रही है हमें इतनी गहरी। ये मैंने कल की क्लास में नहीं बताया ना, अभी मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने बता दिया ये, एक बार मुझे याद दिलाना ये मैंने बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो यानी कि जो बाल्टी है इसकी तली थी यहां पर, लेकिन मुझे दिखाई दे रही यहां पर। तो पानी से जो भरी बाल्टी है हमें कम गहरी दिखाई दे रही है। उसके पीछे की वजह क्या है? लाइट का मीडियम चेंज करना, लाइट का रिफ्रैक्शन अपवर्तन, ठीक है। तो मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने बता दिया है, आपकी बैच में बताया किसी और में बताया है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पानी से भरी बाल्टी हमें कम गहरी क्यों दिखती है, तो उसकी वजह क्या है कि पानी से भरी बाल्टी हमें कम गहरी दिखती है लाइट के मीडियम चेंज करने की वजह से, लाइट के रिफ्रैक्शन अपवर्तन की वजह से। अच्छा नहीं बताया, बढ़िया, ठीक है। अगर देखो, अगर अंदर भी पानी ना होता, ये बाल्टी बिल्कुल खाली होती, अगर अंदर भी पानी ना होता, अंदर भी हवा बाहर भी हवा, तो लाइट सीधे चलती और आपकी आंख तक पहुंच जाती। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि पानी से भरी बाल्टी हमें कम गहरी क्यों दिखती है, हम बोलेंगे पानी से भरी बाल्टी कम गहरी दिखती है रिफ्रैक्शन की वजह से। कोई पूछ ले पानी से भरी बाल्टी की तली उठी हुई क्यों दिखती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। कोई पूछ ले पानी से भरी बाल्टी में कोई सिक्का रखा हुआ है, वो उठा हुआ क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी से भरी बाल्टी, स्विमिंग पूल, बीकर की तली उठी दिखती है, रिफ्रैक्शन। पानी से भरी बाल्टी, स्विमिंग पूल कम गहरा दिखता है, रिफ्रैक्शन। पानी से भरी बाल्टी में कोई सिक्का उठा हुआ दिखता है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन की वजह से। तो मैं सारे एग्जांपल आपको लिखवाऊंगा ये। तो पहले आप यहां पर हिंट डालेंगे, इफेक्ट्स ऑफ, लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। तो कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जिनके लिए रिफ्रैक्शन जिम्मेदार है। पेपर में देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, कैसे पूछेगा। मैं अभी पीडीएफ से क्वेश्चन कराऊंगा, अभी वो कहेगा पेपर में आपसे कि बताओ कि पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना किस घटना पे काम करता है। ऑप्शन होंगे रिफ्लेक्शन परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, स्कैटरिंग प्रकीर्णन, ऐसे चार ऑप्शन बना देगा कुछ भी। तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन अपवर्तन, लाइट के मीडियम चेंज करने की वजह से। तो यहां पर लिखेंगे हम पहला, लेस डेप्थ ऑफ वाटर फिल्डेड बकेट, बीकर एटसेट्रा। हिंदी में लिखेंगे पानी से भरी बाल्टी, बीकर इत्यादि का कम गहरा दिखना, सेकंड लिखेंगे बाबू इसमें अपवर्ड अपीयरेंस ऑफ ए कोइन इनसाइड ए वाटर फिल्डेड बकेट। पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना, पानी से भरी बाल्टी में किसी सिक्के का उठा हुआ दिखना,
अपवर्ड अपीयरेंस ऑफ ए कॉइन इनसाइड ए वाटर फिल्ड बकेट। ठीक है। तीसरा, जब आपने बचपन में एक चीज ध्यान दी होगी, आपके पास एक कांच का गिलास है, उसमें आपने आधा पानी भर रखा, आधे में हवा है, आधा खाली आधे में पानी है। अगर आप इसके अंदर कोई पेंसिल छोड़ देते थे तो पेंसिल आपको, जैसे आप इसके अंदर कोई पेंसिल छोड़ते थे तो पेंसिल आपको जहां पे पानी खत्म हो रहा है, हवा स्टार्ट हो रही है, यहां पे पेंसिल थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखती थी, बैंड दिखता था ना, बैंड, जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पानी से भरी बाल्टी में किसी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, बेंडिंग ऑफ रोड इन ए वाटर फिल्ड बकेट, जहां पे भी मीडियम चेंज होता है, आपको पता कि जब लाइट मीडियम चेंज होगा तो मीडियम चेंज होना यानी कि रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो यहां पर लिखेंगे बेंडिंग ऑफ ए स्टिक, स्टिक यानी कि छड़, बेंडिंग ऑफ ए स्टिक या पेंसिल, जो भी लिखना चाहो, बेंडिंग ऑफ ए स्टिक इनसाइड ए वाटर फिल्ड बकेट। पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना, पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखना। बेटा जो फोर्थ लिखवा रहा हूं मैं, इसमें लिखेंगे महा इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। ये शायद ही कोई ऐसा साल है जो फोर्थ एग्जांपल मैं आपको लिखवाऊंगा कि जिसमें क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार ना आया हो अलग अलग पेपर में। कई बार ये क्वेश्चन आता है सीएचएसएल में, कई बार आ गया सीजीएल में, कई बार आ गया बिहार के पेपर में, कई बार आ गया यूपी के पेपर में, कई बार ये क्वेश्चन मान लो कि आ गया किसी और छोटे मोटे एनटीपीसी टाइप के पेपर में। तो ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप के पेपर में आता है और साल में कम से कम 2-3 बार आता है। तो यहां पर लिखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल, महा इंपोर्टेंट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो भी बच्चा आज क्लास में आ गया, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर याद करना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना। अगर कोई आपसे पूछे कि तारे का टिमटिमाना किस घटना पे काम करता है, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। आप कहोगे सर तारे का जो टिमटिमाना है वो, उसमें रिफ्रैक्शन कैसे काम करता है, मैं थोड़ा सा इसका एग्जांपल दे देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, तो थोड़ा देखना पड़ेगा इसे। देखो बेटा, ये धरती माता है और ये धरती के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, वातावरण, एटमॉस्फेयर वातावरण जो कि गैसों से मिलकर बना है ना। और बेटा मान लो कि यहां पे कहीं एक तारा है ये, और आप धरती पे खड़े हैं। अब जब आप तारे को देखोगे तो आपको टिमटिमाते हुए क्यों दिखता है? तो सबसे पहले आप ये समझो कि कोई चीज हमें दिखती ही क्यों है। आपको सर कोई चीज हमें इसलिए दिखती है, अगर उससे चलने वाली लाइट अगर हमारी आंख तक पहुंच जाए तो हमें दिखने लगेगी। अब मान लो तारे का प्रकाश चल रहा है। अभी बेटा तारे का प्रकाश कहां चल रहा है? अंतरिक्ष में, स्पेस में। अब अंतरिक्ष में क्या है? वैक्यूम, निर्वात। लेकिन जैसे तारे का प्रकाश हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा, वातावरण में जाएगा, यानी कि एयर में जाएगा, तो आप सबको मैंने बताया था कि वैक्यूम का अपवर्तनांक होता है 1, लेकिन एयर का होता है 1.0003। यानी तारे का जो प्रकाश है वो अंतरिक्ष से जब हमारे वातावरण में आएगा तो तारे का प्रकाश जा रहा है विरल माध्यम से सघन में, रेयर से डेंसर में। और जब प्रकाश जाता है विरल से सघन में तो लाइट अंदर की तरफ को बैंड हो जाती है। अभी लाइट बैंड होकर मेरी आंख में पहुंच गई। यानी तारे का जो प्रकाश था, ध्यान समझना कि तारे से लाइट चल रही, लेकिन जैसे तारे का प्रकाश हमारे वातावरण में पहुंचा तो भी लाइट बैंड होकर मेरी आंख में पहुंची, मुड़कर। और हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो दिमाग है, हमारे दिमाग को ये लगता है कि लाइट तो हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। तो दिमाग को ये लगेगा कि जो लाइट मेरी आंख में पहुंची तो लाइट तो चलती है सीधी रेखा में, तो इसे पीछे की तरफ को बढ़ाओ। तो मेरे दिमाग को एक्चुअल में ये लगेगा कि लाइट जो है ना वो इस वाले पॉइंट से नहीं आ रही, इस वाले पॉइंट से आ रही है। तो रात को जब आप आकाश में देखते हैं ना, तो जो आपको दिख रहा होता है ना, वो तारा नहीं होता, उस तारे की इमेज होती है। ये तारा नहीं है, तारे की इमेज है। दूसरी चीज, हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो हवाएं हैं ये हिलती रहती हैं। अगर ये हिलेंगी तो जो इमेज बनेगी वो भी हिलेगी, फ्लक्चुएट करेगी। तो तारे की जो इमेज बन रही है, कभी यहां बन रही है, कभी यहां बनेगी, कभी इसके ऊपर, कभी इसके नीचे, कभी अगल में, कभी बगल में। तो तारा इसलिए हमें टिमटिमाते हुए दिखता है। कभी उसकी यहां बन रही है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, हमें हिलता हुआ दिखता है वो, क्योंकि वो तारे की इमेज है जो कि हिल रही है, लगातार फ्लक्चुएट कर रही है। तो तारे के जो टिमटिमाहट है वो किस वजह से है? लाइट के मीडियम चेंज करने की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। अगर धरती के ऊपर भी एटमॉस्फेयर वातावरण ना होता,
यहां भी क्या होता, निर्वात होता, तारे की लाइट सीधी हमारे आंख में पहुंचती तो तारा बिल्कुल एक पॉइंट की तरह जहां पर है वहीं पे वहीं चमकते हुए दिखता, कभी टिमटिमाहट दिखती ही नहीं। अगर आप कभी मून पे चांद पे जाओ ना, तो मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर, कोई वातावरण नहीं है। अब मून के ऊपर से देखना, आपको सारे के सारे तारे बिल्कुल एक पॉइंट की तरह चमकते हुए दिखेंगे, कोई टिमटिमाहट नहीं दिखेगी आपको वहां पे, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि तारे का जो टिमटिमाना है ये किस वजह से काम करता है, तो हम बोलेंगे मीडियम चेंज करने की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो तारों का टिमटिमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना हो, सिक्के का उठा हुआ दिखना हो, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना हो। एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं जो मैं कह दूं कि कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है। तो ये तो बता सकता हूं सबसे ज्यादा कौन सा है, ये वाला, फोर्थ वाला। बाकी कम है ये नहीं कह सकते हम। एक पांचवा एग्जाम्पल और देखेंगे। मान लो कि सुबह सुबह आपके घर वालों ने क्या किया, आपको कहा बेटा एक काम कर, तू काम धंधा तो कुछ करता है नहीं, पढ़ाई वढ़ाई में तेरा ध्यान कुछ ऐसे खास नहीं है, अब कुछ काम तो दे नहीं है, फ्री का खाना कब तक खिलाएं, एक काम कर, सुबह 4 बजे उठाया, छत पे आके खड़ा हो जा। आपने कहा जी ठीक है, छत पे जा रहा हूं मैं। अब 3 टाइम खाना खाना तो भाई घर वालों की बात माननी पड़ेगी। अब हम छत पे पहुंच गए, ठीक। अब आप ये छत पे खड़े हैं, आपने कहा जी ठीक है 4 बजे छत पे पहुंच तो गया हूं, लेकिन करना क्या है। घर वालों ने कहा कि एक काम करना है, जैसे आज सूर्य उगे, सनराइज हो, उस टाइम को तो अपनी कॉपी में लिखना है कि सन कितने बजे राइज हुआ। आपने कहा जी ठीक है, जैसे सनराइज होगा टाइम लिख लूंगा मैं। अब देखो सनराइज हुआ ये हमें पता कैसे चलता है। आप ऐसी जगह खड़े हो जाओ जहां बहुत दूर तक आप देख सकते हो, बीच में कोई बिल्डिंग बिल्डिंग ना आ रही हो, खाली जगह हो। अगर आप ऐसी जगह खड़े हैं, बहुत ऊंची छत पे खड़े हैं कि जहां बहुत दूर तक आप देख पा रहे हो, अगर बहुत दूर तक अगर आप देख पाए तो कहीं दूर हमें ऐसा लगता है कि जैसे धरती और आकाश मिल रहे हो। तो बहुत दूर वो लाइन जहां पे आपको धरती और आकाश मिलते हुए लगते हैं, बेटा उस लाइन को हम कहते हैं होराइजन, उसे हम कहते हैं क्षितिज। नाम सुना आपने ये, कि वो लाइन जहां पर धरती और आकाश मिलते हुए लगे उसे हम कहते हैं क्षितिज, होराइजन, जहां मुझे धरती आकाश मिलते हुए लगते हैं। और बेटा ये जो लाइन जहां पर धरती आकाश मिलते हुए लगते हैं, अगर सूरज इस लाइन से नीचे है तो वो छिपा हुआ है, जैसे सूरज आएगा क्षितिज से ऊपर, यानी कि सूरज उगा हुआ है। अब आप 4 बजे से वेट कर रहे हैं कि जो क्षितिज है, जो होराइजन है, सूर्य से ऊपर आए तो हम टाइम नोट करें और फिर सुबह का नाश्ता करा जाए, है कि नहीं। अब हम वेट कर रहे हैं, भूख भी लग रही है ना। अब हम वेट कर रहे हैं, तो जैसे सूरज मुझे बेटा होराइजन से ऊपर दिखा, मैंने टाइम नोट कर लिया, अरे सूरज निकला 6:04 पे, मजा आ गया। लेकिन आपको पता है, अगर सूर्य जैसे इस होराइजन से ऊपर आया और आपने कहा कि भाई सूर्य तो उग गया, और आपने टाइम नोट कर लिया 6:04 पे, आपको पता है एक्चुअल में जो सूर्य है ना वो 6:04 नहीं, एक्चुअल सूर्य 6:06 पे उगेगा। डेली सूर्य आपको उसके उगने से भी 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है। जब सूरज आपको दिख रहा है ना, एक्चुअल में उसे 2 मिनट और लगेंगे। देखो होता क्या है, जैसे पानी की बाल्टी की तली आपको उठी हुई दिखती है, पानी की बाल्टी के अंदर का आपको सिक्का उठा हुआ दिखता है, तारा जहां पर है उसे ऊपर वाली पोजीशन पे दिखता है। ऐसे सूरज अभी है यहाँ क्षितिज के नीचे, लेकिन आपको दिखेगा यहाँ उठा हुआ, आप सोचोगे सन तो राइज हो गया है, जबकि सूरज को भी यहां से यहां तक आने में 2 मिनट का समय और लगेगा। जब सूरज एक्चुअल में यहां पहुंच जाएगा तो आपको यहां दिखाई देगा, जब एक्चुअल में यहां पहुंचेगा तो यहां दिखेगा। यानी सूरज आपको हमेशा उसकी एक्चुअल पोजीशन से ऊंचा दिखता है। जब यहां पर है तो यहां दिखता है, जब यहां है तो यहां दिखेगा, जब यहां है तो यहां दिखेगा, जब यहां होगा तो यहां दिखेगा। तो सूर्य डेली आपको उसके उगने से भी 2 मिनट पहले दिखने लगता है। यही काम शाम को छिपते हुए है, शाम को छिप गया यहाँ पे, लेकिन अभी आपको उठा हुआ दिखेगा, आप सोचेंगे छिपा ही नहीं, अभी तो उगा हुआ ही है। तो डेली सूर्य आपको उसके उगने से भी 2 मिनट पहले दिखता है और छिपने के भी 2 मिनट के बाद तक दिखता रहता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए सूरज का उसके छिपने के बाद भी दिखना और उगने से पहले ही दिखना शुरू हो जाना, यह भी किस वजह से, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की वजह से। तो यहां पर लिखेंगे हम अर्ली सनराइज, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद तक भी दिखना। सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद भी
दिखना। मैं बोल रहा हूं उसे लिख लेना, राइटिंग में ध्यान मत देना, थोड़ा साफ सी राइटिंग नहीं आ पा रही नीचे। सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद भी दिखाई देना। अब एक बार दोबारा समझो, अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे ना, तो अगर आप बहुत जो छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, CHSL MTS टाइप से के जो पेपर होते हैं, ये अपने UPSI कांस्टेबल का या दिल्ली GD VD टाइप के जो पेपर होते हैं, इनमें नॉर्मली आपको रिफ्रैक्शन से ये क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा कि तारे का टिमटिमाना किस घटना पे काम करता है, पानी से भरी बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है, सूरज का उसके उगने से पहले दिखना, सूरज का उसकी एक्चुअल हाइट से ऊपर दिखना, पानी के अंदर सिक्के का उठा हुआ दिखना, ये सब किस वजह से होते हैं? हम कहेंगे रिफ्रैक्शन अपवर्तन की वजह से। ठीक, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो इतनी कहानी मैंने सुनाई उससे कुछ फायदा हुआ भी कि नहीं हुआ, वो हमें पता चल जाएगा। अभी एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन का पहले नंबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे ABCD और सही सही आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये करो। और भाई टाइम से आया करो। करण सिंह चलती हुई क्लास में आके नमस्ते नमस्कार जय राजस्थान जय मराठा, ये नहीं करना। जितने बच्चे इसका आंसर ए दे रहे हैं, मोहित, अमन, काजल, अक्षय, स्नेहा, ऋतिक, दीपक, जय, प्रियंका, राहुल, पंकज, शुभम, क्या बात है, सबका बिल्कुल ठीक आंसर है। इसने लिखा है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कह रहा कौन सी घटना जो रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं है? तो लिख रहा कि सन अपेयरिंग रेड एट सनसेट, सूर्य सूर्यास्त के समय लाल दिखना। बेटा सूर्य सूर्यास्त के समय लाल दिखना या उगते समय लाल दिखना, ये तो मैंने आपको बताया नहीं है। तो सूरज का उगते समय छिपते समय लाल दिखना, ये हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग प्रकीर्णन में, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं होता, ये हमारा आंसर है। भाई तारे का टिमटिमाना भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, सन का उसकी एक्चुअल हाइट से ऊपर दिखना रिफ्रैक्शन की वजह से है, सन का जल्दी उगना रिफ्रैक्शन की वजह से है, तो ये हमारे आंसर नहीं बनेंगे। पूरी क्लास में एक दो बच्चे का ही गलत है, वरना सबने इसका आंसर ए ऑप्शन दिया है। दो तीन बच्चों को गलत है पूरी क्लास में, बाकी सबका ठीक है। एक बात समझो, मैंने क्या कहा आपसे कि रिफ्रैक्शन की वजह से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तारों का टिमटिमाना हो, बाल्टी का कम गहरा दिखना हो, बाल्टी की तली का उठा हुआ दिखना हो, सूरज का उठा हुआ दिखना हो, सन का जल्दी उगना देर में छिपना हो, ये सारी बातें, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना और रिफ्रैक्शन की वजह से है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिफ्रैक्शन का कारण नहीं है? तो सुबह शाम को सूर्य का लाल दिखना ये रिफ्रैक्शन की वजह से नहीं होता, इसे हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन में, स्कैटरिंग में। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन करना, ये हिंदी में यहां से स्टार्ट है, करो ये। तपस्वम, इमरान शरीफ, मैताली, विठल, MK ध्यान, लास्ट के 4-5 नाम बिल्कुल एकदम सब डिफरेंट डिफरेंट हैं एकदम। इसने कहा हमारे से कि एक पानी की टंकी उथली दिखाई देती है जब इसे ऊपर से देखते हैं। उथली यानी कि पानी की टंकी जो है उसकी तली थोड़ी सी उठी हुई दिखेगी, तो यानी कम गहरी दिखना। तो इसका आंसर क्या है? रिफ्रैक्शन अपवर्तन। तो डी सही आंसर है। रिफ्लेक्शन पर टिक मत लगा देना जल्दीबाजी में, परावर्तन नहीं अपवर्तन, मीडियम चेंज करना। ठीक है, तो बेटा अब जाके रिफ्रैक्शन समाप्त हुआ हमारा। मैं आपको पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन रिवाइज करा देता हूं 4-5 क्वेश्चन के अंदर, जो हमने पिछली 1-2 क्लास में पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने ध्यान से क्लास पढ़ी है बहुत जल्दी समझ जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि रिफ्रैक्शन अपवर्तन का मतलब क्या है? तो हम बोलेंगे लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना।
प्रकाश का एक से दूसरे माध्यम में जाना रिफ्रैक्शन अपवर्तन कहलाता है। दूसरा क्या है कि जब लाइट मीडियम बदलती है तो क्या नहीं बदलता, तो मैंने बताया था कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका कलर और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलेंगे। एक तीसरा क्वेश्चन क्या बताया था मैंने आपको कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो जो मीडियम सघन होगा, डेंसर होगा, उसमें लाइट धीरे चलेगी। सघन माध्यम वो है जिसका अपवर्तनांक रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। जैसे डायमंड का ज्यादा है तो डायमंड बाकी की अपेक्षा सघन माध्यम है, या पानी और कांच में कंपेयर करें तो कांच सघन माध्यम हो गया, कांच का पानी से ज्यादा है, तो सघन माध्यम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, उसकी अंदर स्पीड होती है कम। फिर एक मैंने बताया कि रिफ्रैक्शन के दो नियम हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, और साइन आई अपॉन साइन आर होता है N2 अपॉन N1 के बराबर। फिर मैंने बताया कि लाइट जब अलग अलग मीडियम में चलती है तो अगर मैं किसी एक मीडियम की बात करूं तो किसी मीडियम में लाल रंग तेज चलता है, बैंगनी चलता है धीरे, लेकिन वैक्यूम में सारे कलर सेम स्पीड से चलते हैं। और आज क्या बताया कि रिफ्रैक्शन के प्रभाव, कि बाल्टी कम गहरी क्यों दिख रही है, तारे टिमटिमा क्यों रहे हैं, सब रिफ्रैक्शन की वजह से हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो बातें मैंने आपको रिवाइज कराई हैं वो सारी आपको याद होंगी। यहां तक किसी कोई डाउट है तो मुझे एक बार बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपके डाउट ले लेते हैं एक बार हम। फिर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझा दीजिए। अभी समझाएंगे भाई, अभी जब टॉपिक स्टार्ट होगा तभी समझाएंगे। अभी हमने कहा कि टॉपिक खत्म हो गया है। तो चेक कर रहे थे, दो क्लास एक साथ चल रही है। दूसरी कौन सी क्लास चल रही है? कोई और सब्जेक्ट भी चल रहा है कि 9 बजे? हो सकता है कोई और भी चल रहा हो। हमारी क्लास का टाइमिंग तो भाई यही रहेगा, अभी फिक्स है हमारी क्लास का टाइमिंग। कई बार फिक्स होता है 7 बजे, कई बार 2 बजे, कई बार 4 बजे, कई बार 9 बजे। तो फिक्स टाइम आप कहोगे सर फिक्स कैसे रहा, कभी 9 बजे चल रहा है, कभी 2 बजे, कभी 7 बजे, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, कि आपके बैच में आ जाता है कि कितने बजे है। हाँ, पर ये कि जो आ जाएगा फिर वो चेंज नहीं होगा। फैंटास्टिक लिख रहे हैं बालाजीत। लास्ट क्वेश्चन समझ में आया? पानी से भरी बाल्टी कम गहरा दिखना, रिफ्रैक्शन अपवर्तन। ओके चलो कोई नहीं। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी क्लास जो होती है इन्हें आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस जो है लाइव देखा करो। टीचर क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर भी देना है, कितना हम समझ रहे हैं, है ना। चलो अब आप लिखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे लिखते हैं हम PIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, देखो इसके लिए थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा हमें। जो बच्चों ने पीछे क्लास ली है 2-3, वो देख के समझ जाएंगे कि गुरुजी कर क्या रहे हैं। ये बेटा नॉर्मल है, अभिलंब है, ये आपतित किरण इंसिडेंट रे किस एंगल पे आई है आई, ये अपवर्तित रिफ्रैक्टेड रे एंगल है आर। फिर से वो नॉर्मल, इंसिडेंट रे, आपतित किरण आई, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। ठीक। अच्छा बेटा यहाँ लाइट नजदीक आ रही है, नहीं कि यहाँ लाइट जा रही होगी रेलर से डेंसर, विरल माध्यम से सघन में। ये बातें पढ़ा रखी है मैंने, इसलिए फटाफट बना रहा हूं मैं ये। डेंसर से रेलर, सघन से विरल। ठीक, देखो अब एक काम करना, नहीं न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है। जिन पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिसका आपने बैच लिया है।
कोई ऐसा नहीं कि आपको ये कोई रेलवे ग्रुप डी का बैच पढ़ रहे हो, या टेक्नीशियन का बैच पढ़ रहे हो, सीडीएस का बैच पढ़ रहे हो, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट का बैच पढ़ रहे हो, तो न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना काम मत बढ़ाओ फालतू में। देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। बेटा यहाँ पे लिखा परावर्तन। आप कहेंगे सर परावर्तन शब्द तो हमने पढ़ा हुआ है। परावर्तन आपने बताया था कि लाइट किसी सरफेस पे जाके टकराकर उसी तरह वापस आ जाए, वो रिफ्लेक्शन परावर्तन होता है। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। अगर लाइट जा रही है, लाइट के सामने दर्पण आ गया, फिर तो लाइट टकरा के वापस आई जाएगी। लेकिन मान लो लाइट जा रही है पानी से और सामने आ गया हवा, तो आपको पता है कि लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो मैं चाह रहा हूं कि जब लाइट चल रही हो और उसके सामने ट्रांसपेरेंट मीडियम पारदर्शी माध्यम हो, लेकिन तब भी लाइट उसके अंदर ना जाए, लाइट जैसे इस बाउंड्री पर टक्कर मारे, बाउंड्री यानी कि जहां पे ये वाला मीडियम अलग ये वाला अलग, जैसे लाइट बाउंड्री पर टक्कर मारे, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाए, दूसरे मीडियम में जाए ना। जबकि लाइट के पास मौका है, दूसरा माध्यम जो है वो पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि लाइट जल रही है पानी में, हवा में जाए ना, तो पानी और जो हवा का जहां पर भी बाउंड्री बन रही है, लाइट टकरा के वापस ही आ जाए। तो लाइट पूर्ण रूप से वापस कब आ सकती है, उसकी सब बेसिक कंडीशन समझना। अगर आपको लाइट को पूर्ण रूप से वापस लेके आना है, तो यह काम केवल तभी हो सकता है अगर लाइट सघन से विरल माध्यम में जा रही हो, डेंसर से रेयर में। क्यों? जब प्रकाश जाएगा सघन से विरल माध्यम में, तो लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी। तो जो लाइट दूर हट रही है ना, अब आपने लाइट को यहां से छोड़ा तो लाइट यहां पे जा रही है, अगर मैं इसे थोड़ा सा यहां से छोड़ूंगा तो ये और दूर हटेगी। अगर मैं थोड़ा और नीचे छोड़ूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। तो लाइट को अगर पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है, तो बेसिक कंडीशन, बिल्कुल शुरुआती कंडीशन ये है कि जहां से लाइट चलना शुरू करे वो सघन माध्यम हो, और जहां पहुंचे वो विरल हो, यानी कि लाइट डेंसर से जाए रेयर में। इस वाले केस में रेयर से डेंसर में टीआईआर नहीं हो सकता, क्योंकि जब लाइट जाती है विरल से सघन में, तो लाइट नॉर्मल के नजदीक आती है, तो यहां तो लाइट और नॉर्मल से चिपक सकती है। तो इस वाले केस में टीआईआर नहीं हो सकता, यहां संभव नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सबसे शुरुआती बेसिक कंडीशन क्या है, तो हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहला मीडियम होना चाहिए सघन, और दूसरा होना चाहिए विरल। जब लाइट जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो सकती है। जब लाइट जाती है सघन से विरल में, तो यहां पर लिखेंगे हम TIR is possible only when light enters from denser to rarer medium। हिंदी में लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। ये बिल्कुल अभी हम बताएंगे कि प्रकाश पूर्ण रूप से परावर्तित होगा कैसे। अभी बिल्कुल शुरुआती कंडीशन मुझे पता होनी चाहिए कि लाइट जो है पूर्ण रूप से अगर रिफ्लेक्ट करानी है, तो पहला माध्यम होना चाहिए सघन, दूसरा होना चाहिए विरल। डेंसर मीडियम वो होता है इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक ज्यादा हो, विरल वो जिसका कम हो। अब मैं यहां से एक सीपीओ का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताना। क्वेश्चन नंबर 9 करो ये। इसमें आप 20-30 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेना, पर गलत नहीं करना।
कुछ आंसर मेरे पास में आ रहे हैं। इसने लिखा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कब है? जब लाइट जाती है डेंसर से रेरर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तब तो होता है। तो कब नहीं होगा? जब जाएगी विरल से सघन में। जब प्रकाश जाएगा विरल से सघन में तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में ही नहीं होगा। पहले लाइट जा रही है वाटर से ग्लास में, वाटर का अपवर्तनांक है 1.33, इसका 1.5। तो लाइट जा रही है विरल से सघन, तो यानी कि यहाँ पर TIR हो ही नहीं सकता। ये मेरा आंसर है। बाकी में हो जाएगा 1.5 है, इसका 1.33। डेंसर से रेरर बन रहा, सघन से विरल, यहां भी सघन से विरल, यहां भी सघन से विरल, तो इन सब में तो हो जाएगा। तो ये मेरे आंसर नहीं बनेंगे। ये आंसर है इसका। जो बच्चा सी लिख रहा है, बी लिख रहा है, गलत है उसका। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त यह है कि प्रकाश जाना चाहिए सघन से विरल। देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आसान है, वैसे याद करो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है ना, ये होता है डर के साए में, डर के माहौल में। डर का मतलब है डर के माहौल में होता है, यानी कि पहला मीडियम होना चाहिए डेंसर और दूसरा होना चाहिए रेरर। तो प्रकाश जाना चाहिए सघन से विरल, यानी पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए कम। समझ गए बात को? अब ये कैसे होगा वो बताऊंगा मैं भी आपको। पहले मुझे बताओ कि ये बेसिक सी बात पता समझ में आई कि नहीं आई, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है। तो जरूरी नहीं कि पेपर में डायरेक्ट यही लाइन पूछे, सघन से विरल, डेंसर से रेरर। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया वैसे ही पूछ सकता है ना। अच्छा, अब यहां पर आ जाते हैं। जिसने पीछे की क्लास नहीं ली, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू नहीं पता, वो टाइम खराब ना करे, पहले पीछे का पढ़ के आए। तो लाइट जा रही है डेंसर से रेरर, सघन से विरल। ये लिखा हमने यहां पे नॉर्मल, अभिलंब। ठीक, तो बेटा लाइट जाएगी सघन से विरल माध्यम में। आप सबको पता है कि लाइट नॉर्मल से अभिलंब से दूर हटती है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, ये आई आर, ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। ठीक, तो यहां पे एक बात समझना कि जब लाइट सघन माध्यम से जाती है विरल माध्यम में, डेंसर से आती है रेरर में, तो लाइट तो नॉर्मल से दूर हटती है, यानी कि आर की वैल्यू जो है वो आई से ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, कोई वैल्यू चूज कर लेते हैं। मान लो कि आई की वैल्यू है 30, तो आर की वैल्यू मान लो 35। भाई ज्यादा मानना है। और एक चीज बताओ, मैंने लाइट को ऐसे छोड़ा, आई की वैल्यू 30 थी तो आर की थी 35। अगर मैं स्लाइड को यहां की जगह यहां से छोड़ना शुरू कर दूं, यानी मैं थोड़ी सी आई की वैल्यू बढ़ा दूं, यानी आई मैंने कितना कर दिया, 30 से मैंने कर दिया मान लो कि 40। तो बेटा जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि लाइट थोड़ा सा ऊपर को उठेगी, तो आई बढ़ते ही आर का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि आर तो आई से हमेशा बड़ा ही होता है। जब लाइट सघन से विरल माध्यम में जाती है डेंसर से रेरर में, तो आर आई से हमेशा बड़ा होता है। तो जैसे मैंने आई की वैल्यू बढ़ाई तो साथ में आर की भी बढ़ गई। तो पहले लाइट मैंने ऐसे छोड़ी थी, अब मैंने ऐसे छोड़ी, अब मैं थोड़ा सा एंगल और बढ़ा रहा हूं। जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ाऊंगा, लाइट ऊपर को उठेगी तो आर की वैल्यू भी बढ़ेगी। मान लो आर की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। अब सब बच्चे रुक जाएंगे। जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, पहले लाइट मैंने ऐसे छोड़ी, फिर यहां से, फिर यहां से, जैसे जैसे मैं आई की वैल्यू बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आर की वैल्यू भी बढ़ती है। आई बढ़ेगा तो आर की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो बेटा जैसे आर की वैल्यू 90 हो जाए, सब बच्चे रुक जाओ। तो जिस समय आर की वैल्यू 90 हुई, आप चेक करो कि इस समय आई की वैल्यू कितनी है। तो जिस समय आर का मान 90 डिग्री है ना, उस समय आई की वैल्यू जो भी होगी, उस समय आई का जो भी मान होगा, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। वो हमारा क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो अगर पेपर में कोई आपसे पूछे कि हम आई को क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं, आई यानी कि आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कब कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं, तो मैं आई को क्रिटिकल एंगल कब कहूंगा,
आप कहेंगे सर मैं आई को क्रिटिकल एंगल तब कहूंगा जब आर यानी कि अपवर्तन कोण का मान एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन ऐसे होंगे कि हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण कब कहते हैं। ऑप्शन होंगे जब आर हो 0, 30, 60, 90, तो हम बोलेंगे जिस समय आर की वैल्यू 90 डिग्री है उस समय आई को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। मैं इसे एक बार लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। पहले हिंदी में लिख देते हैं इस बार। जब अपवर्तन कोण, ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आर, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो आपतन कोण, ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आई, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। when angle of refraction ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल आर इज 90 डिग्री, कोमा द एंगल ऑफ इंसिडेंस is called critical angle, तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी देखो इस बात को अगले पेज पे समझो आप कि लाइट बेटा मान लो कि जा रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, डेंसर से रेयर। अगर मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल पे छोड़ दूं, अगर लाइट को क्रिटिकल एंगल पे छोड़ दिया जाए, अगर लाइट को क्रिटिकल एंगल पे छोड़ देंगे तो बेटा आर की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। यानी कि लाइट जो है ना इस बाउंड्री के साथ साथ निकल जाएगी। यानी अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं लाइट को किस एंगल पर छोड़ूं कि लाइट जैसे यहां पर टक्कर मारे तो लाइट बाउंड्री के साथ साथ निकल जाए, तो एंगल हमारा होता है क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आर का मान 90 डिग्री होता है तो हम आई को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो यहां देखो जब मैंने लाइट को हरे रंग को देखो, जब मैंने लाइट को जोड़ा क्रिटिकल एंगल पे तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, यानी कि लाइट बाउंड्री के साथ साथ जा रही है। अच्छा अगर मैं क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल कर दूं, लाइट को क्रांतिक कोण से भी बड़े कोण पर छोड़ दूं, तो मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पर छोड़ दूंगा। भाई यहां तक तो क्रिटिकल एंगल था, अब मैंने लाइट को क्या किया, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। अगर मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे छोड़ दूं, भाई क्रिटिकल एंगल तो यहां तक का था, अगर लाइट को मैं क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे छोड़ दूंगा तो लाइट क्या करेगी, उठकर इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, यानी पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाए तो लाइट को किस एंगल पे छोड़े, क्रिटिकल एंगल, जो हरी लाइन देखो, क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे लाइट को हम छोड़ेंगे तो लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। तो अगर आपसे कहे कोई कि लाइट को पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है तो दो शर्त हैं। पहली यह है कि लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। सेकंड शर्त यह है कि लाइट को क्रांतिक कोण से भी बड़े कोण पर छोड़ना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे हम, जब आपतन कोण आई का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक होता है, क्रांतिक कोण से भी अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। when angle of incidence is greater than critical angle then TIR occurs। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। when angle of incidence is greater than critical angle then TIR occurs। तो इसमें तीन बातें समझना। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अगर आप चाह रहे हैं कि लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित हो, यानी लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी कि लाइट जैसे यहां पर टक्कर मारे,
बाउंड्री पे और लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए। तो पहली कंडीशन है कि लाइट को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। एक पॉइंट याद रखना कि पेपर में सिंपल सा आएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, हम बोलेंगे जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए। दूसरा पूछेगा कि हम आई को क्रिटिकल एंगल कब कहते हैं, हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण कब कहते हैं। तो हम कहेंगे कि हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण तब कहेंगे जब अपवर्तन कोण आर का मान 90 डिग्री होगा। यानी कि ये हरे लाइन देखो, जब लाइट को हम क्रिटिकल एंगल पे छोड़ते हैं, जब लाइट को हम क्रिटिकल एंगल पे छोड़ते हैं तो लाइट बाउंड्री के साथ साथ निकलती है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। तो कोई आपसे पूछ रहे कि जब लाइट को हम क्रिटिकल एंगल पे छोड़ेंगे तो क्या होगा, हम कहेंगे लाइट बाउंड्री के साथ साथ जाएगी। अगर मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल से भी बड़े एंगल पे छोड़ दूं तो लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि यहां तक का समझ में आया कि नहीं आया। और बाकी जो मैं बोलता रहता हूं उस पर ध्यान दिया करो। राइटिंग जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं बार बार, जब आपतन कोण का मान, तो आपको इतना दिख नहीं रहा है, दिमाग से पैदल हो तुम कुछ कि भाई जब मैं आपतन कोण बार बार बोल रहा हूं तो आपतन कोण नहीं दिख रहा, तो लिखा हुआ सांप लिखो, हरा लिखो, पीला लिखो। तो जब बोला जाए साथ साथ में बोल रहा हूं तो आपको बोलने से नोट्स बनाने हैं। ये तो मैं अपने लिए लिख देता हूं, चलो ठीक है, साथ साथ में। अरे समझ में आया कि नहीं आया यहां तक का। भाई 3 बातें ध्यान रखनी है, दोबारा समझेंगे कि लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कराना है, पूर्ण रूप से परावर्तित कराना है। एक कंडीशन है कि लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। एक कंडीशन है कि एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा होना चाहिए। दोबारा सुनना, ठीक क्रिटिकल एंगल पे छोड़ेंगे, क्रांतिक कोण पे छोड़ेंगे तो लाइट बाउंड्री के साथ साथ जाएगी। क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे छोड़ेंगे लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और लेकिन शुरुआत करनी चाहिए सघन से विरल माध्यम में। बार बार बोल देता हूं मैं, दोबारा सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन सुनते ही, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सुनते ही, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है डर के माहौल में। डर का माहौल यानी कि पहला माध्यम होना चाहिए डेंसर सघन, दूसरा होना चाहिए रेयर विरल। ये समझ में आ गया, ये पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा क्या समझ में आना चाहिए, दूसरा ये आना चाहिए कि अगर मैं लाइट को ठीक क्रिटिकल एंगल पर ही छोड़ूंगा तो लाइट बाउंड्री के साथ साथ जाएगी, यानी कि आर का मान होगा 90 डिग्री। अगर मैं, तीसरी बात याद में होनी चाहिए कि अगर मैं लाइट को क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर छोड़ूंगा, क्रिटिकल एंगल तो यहां तक का ही है, लाइट को क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर छोड़ूंगा तो लाइट पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मैंने अभी 12 किया, 12th किया। अगर साइंस से 12th किया तो आपके लिए बहुत आसान हो गए, जस्ट आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम एक तो इसका एग्जांपल बताएंगे आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, स्कैटरिंग प्रकीर्णन खत्म करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक रख रहे हैं, बाकी मिलते हैं हम कल की क्लास में। ठीक है, तो कल की क्लास में हम इसे स्कैटरिंग तक खत्म करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एक आधी क्लास और लगेगी, फिर ये लाइट वाला चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।